हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज के सेशंस में हम बात करेंगे कि भाई केमिस्ट्री में आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हो। देखो यार, अगर आपको जेई में अगर फोड़ना है तो सभी को ये चीज का पता है कि केमिस्ट्री में रिलेटिवली आसान होता है और केमिस्ट्री को आपको स्ट्रॉन्ग रखना भी है। 80+ मार्क्स की अगर आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अराउंड 20 सवाल में सही करके आ सकता हूं, यस, अगर आप एक स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो कर रहे हो तो कोई भी प्रिपरेशन को करने से पहले आपके दिमाग में उस पूरे सब्जेक्ट का एक प्लान होना चाहिए कि मुझे कौन से टॉपिक में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड टीचर्स का भी इंटरेस्ट होता है ना, कोई पर्टिकुलर चैप्टर फेवरेट होता है तो उसको काफी ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर देते हैं। बाकी जो जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार वहां पे हमें कम टाइम देखने को मिल जाए। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चों ना। बेसिकली आज के सेशंस में और ये भी मैं बात करने वाला हूं कि देखो, इनऑर्गेनिक में बच्चे सोचते हैं कि यार वो तो रटने वाली चीज है, तो वो छोड़ देते हैं पहले। प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में होता है, कई सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम वहीं पे गिव अप कर देते हैं और आगे वाले टॉपिक्स जैसा होता है रिलेटिवली आसान भी आते हैं आपकी प्रिपरेशन में, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे सेशन में आ चुके हैं जल्दी से अपने अटेंडेंस मार्क कर देना बाय हिटिंग द लाइक बटन, और एक एक करके पूरी प्लानिंग को आप वीडियो की स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो बच्चों। ओके, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपको एक पूरी प्लानिंग आपको यहां पता लग जाएगी। जैसे मैं स्टार्टिंग करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं कि इनऑर्गेनिक को जनरली बच्चे सोचते हैं यार ये तो रटना पड़ता है, लेकिन ये रिलेटिवली ज्यादा इजियर रहता है। तो मैं बात करता हूं इसमें 50% जो सिलेबस होता है अगर इनऑर्गेनिक में जो आता है वो क्या होता है, कंसेप्चुअल पार्ट से सवाल जेईई मेंस में बनते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, एंड डी ब्लॉक हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गए, सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो ब्लॉक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स हो गए, केमिकल बॉन्डिंग से अराउंड 4 से 5 सवाल बन जाते हैं। ओके, केमिकल बॉन्डिंग कभी कभार ज्यादा भी बन जाते हैं कभी कभार। ओके, वो सवाल है ना। तो इसलिए आप देखोगे कि अराउंड 50% के जो आसपास है, तो वो क्या है बच्चों, कंसेप्चुअल पार्ट है इनऑर्गेनिक का। दिस इज कंसेप्चुअल पार्ट। तो इसलिए 50% अगर देखो, हर यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल रीजंस होते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दिमाग से पहले आप निकाल दो कि 50% तो कंसेप्चुअली इनऑर्गेनिक आ रही है, जो बहुत रिलेटिवली आसान होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, जहां पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं, जहां पे थोड़ा सा आपको होता है कि भाई थोड़ा याद करना पड़ेगा, उसमें से भी मैं पहले बताता हूं आपको कि हाइड्रोजन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, मेटलर्जी हो गया, यहां से 1 से 2 सवाल है ना, कभी कभार 2 सवाल देखने को मिलते हैं। भाई मेटलर्जी तो फिक्स सवाल आता ही है, इन्वायरमेंटल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, काफी रिलेटिवली एनसीईआरटी से आपको पढ़ना होता है। तो किसी दिन ऐसा होता है कि यहां से 2 सवाल भी आ गए ओवरऑल, है ना। ठीक है, तो ये रिलेटिवली आसान होता है जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होता है। जैसे इन्वायरमेंटल में हो गया, इन्वायरमेंटल में जब आप पढ़ते हो बच्चों कि एनसीईआरटी से पढ़ते हो कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग के रीजन कौन कौन सी गैसेस पॉसिबल है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो रिलेटिवली एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी होती है। जैसे हाइड्रोजन वाला चैप्टर्स हो गया, 9th 10th क्लास में भी हाइड्रोजन की रिएक्शन आती है, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस रहता है। तो इतना पोर्शन देखो, अब थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन जिसमें आपको ना वो रिलेटिवली ये भी इजियर रहता है ना, एक बार रीडिंग ही करनी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री की। जो बच्चे जनरली सोचते हैं ना कि यार ब्लॉक केमिस्ट्री में तो सारी रिएक्शन से हमें याद करनी पड़ेगी, ब्लॉक केमिस्ट्री का नाम आते ही आप डर जाते हो, ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब हो गया रिएक्शन जो हमें याद करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं होता। अगर ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूं, जैसे 2 से 3 सवाल मिल जाते हैं आराम से। ओके, अब उसमें से भी कभी कभार तो क्या होता है कि ज्यादा एक आध सवाल तो फिक्स होता है कि कोई भी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स हो गए, जितने भी स्ट्रक्चर्स हो गए उसके रिलेटेड ही सवाल डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक सवाल फिक्स हो जाता है। रिएक्शन के बेसिस पे कभी कभार 2 सवाल आ जाते हैं, कभी कभार एक सवाल आ जाता है, 2 सवाल मिनिमम मान के चलते हैं। लेकिन रिएक्शंस को भी आपको एक तरीके से पढ़ना होता है ना। जैसे कि एक तरह की रिएक्शंस हो गई, जितनी भी रिएक्शन, जैसे जैसे कोटा मेथोडोलॉजी जब आप पढ़ते हो, जैसे हीटिंग वाली जितनी भी एसिड का हीटिंग करेंगे वो एक तरह आप डील कर लेते हो, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस आएगी वो हम एक जगह पढ़ते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई, उनको सब एक तरह से पढ़ते हैं, तो रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी आप स्टार्ट मत करो, लेकिन पढ़ने के बाद फिर आप कर सकते हो। तो रिलेटिवली आप देखोगे भाई इनऑर्गेनिक में छोड़ना नहीं होता यार, है ना। तो आप देखोगे भाई 50% जो आ रहा है वो कंसेप्चुअल पार्ट से आ रहा है, और जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन जो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है उसमें भी ये रिलेटिवली ये वाला पोर्शन इजियर रहता है। ये अंडरस्टैंड है ना, बिल्कुल रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की। और ब्लो केमिस्ट्री में भी देखोगे पैटर्न में इतना ज्यादा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं आती, तो आराम से यहाँ पे आप मैक्सिमाइज अपना स्कोर कर सकते हो, तो ये दिमाग से आप बाहर निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि कौन सा रेफरेंस मटेरियल हमें इनऑर्गेनिक के लिए करना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि एनसीईआरटी तो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी होती है, खासतौर पर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, ब्लो केमिस्ट्री हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, डी ब्लॉक हो गया, और केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी स्ट्रक्चर बने वो आपको एनसीईआरटी से फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक लिए आपको जेई मेन पर्सपेक्टिव से बच्चों की इतनी ज्यादा रिएक्शंस कोई बाहर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आई है, तो
इसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल ये होता है। फिर बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, चीजों को बार बार आपको रिवाइज भी तो करनी होती है। यस, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है जो आपका, देखो हमेशा एक तो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको कोचिंग में जो भी स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है वो आपको रेगुलरली करना है। उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज फॉलो करने होते हैं, जैसे कि जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आप करो आराम से। उसके बाद में एडवांस के अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूं तो जो सब्जेक्टिव वाले जो पीवाईक्यूज है एडवांस के, जहां पे रिएक्शंस है, तो उनको देखो प्रोडक्ट क्या बना और अपने शॉर्ट नोट्स में उनको लिख लो, ठीक है। तो एडवांस की इनऑर्गेनिक की वो रिएक्शन जो एनसीईआरटी बेसिस पे है, वो सारी रिएक्शंस को आप उस तरह से है ना, आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। एडवांस में थोड़ा एक्स्ट्रा भी आता है, शॉर्ट एनालिसिस वगैरह आता है, तो वो आपको इतना जेईई मेंस में बहुत ही हाई लो वेटेज रहता है उसका, तो उसका इतना ज्यादा लोड आपको लेना नहीं होता। ओके, और उसके बाद में आप एम्स के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो आपकी और भी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि एम्स के पीवाईक्यूज काफी अच्छे होते हैं। ओके, और जैसे अजर्शन रीजन वाले सवाल काफी अच्छे वहां पे होते हैं, और उसके अलावा आप बिटसेट के भी सवाल कर सकते हो, क्योंकि बिटसेट में क्या होता है, क्वेश्चन बैंक जो होता है काफी बड़ा होता है, तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रिएक्शन के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ये क्योंकि ये चीज का एंड में आपको काफी हेल्प करेगी, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर इनऑर्गेनिक के आपके रिसोर्सेज आपको जो फॉलो करने होते हैं, अदर देन योर कोचिंग स्टडी मटेरियल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इनऑर्गेनिक का कि यार कंसेप्चुअल पार्ट 50% तो कंसेप्चुअल सवाल ही आते हैं, और थ्योरेटिकल वाले पोर्शन हो गए उसमें से भी एक दो सवाल ये वाले पोर्शन से इजियर रहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब ध्यान से समझना, देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अगर मैं चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, आईयूपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म्स, तो 1 से 2 सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अब की बार लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे हर दिन सवाल था, जीओसी से सवाल बन रहा था। ओके, लेकिन इनकी एप्लीकेशन, अब ये मतलब नहीं है कि भाई जैसे आइसोमेरिज्म होता है ना, आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूं बच्चों, खास तौर पे ज्यादातर जो पूछा जाता है आपको इसमें स्टीरियो आइसोमर पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गया, कि मॉलिक्यूल कायरल है, कितने कायरल सेंटर हुए, है ना, और इनेंशियोमर, डायस्ट्यूमर वगैरह से मेजर सवाल यहाँ पे बनते हैं। स्ट्रक्चरल में बेसिक आपको आना चाहिए, ओके, उतना ज्यादा टाइम उसमें यूटिलाइज नहीं करना होता, तो मेन चीज आइसोमेरिज्म है ना। जीओसी में अगर मैं इसके लेटेस्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो ऑर्डर्स आते हैं वो आगे, जैसे कि एरोमेटिसिटी के ऊपर सवाल बन जाता है, और एसिडिटी बेसिसिटी कंपैरिजन के ऊपर सवाल बन जाते हैं। वो सारे इतने आपको उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, कि हम शुरुआत का मेजर टाइम यहीं पे यूटिलाइज कर चुके होते हैं प्रिपरेशन में, तो आप देखते हो इसका रिलेटिवली वेटेज इतना ही होता है कि हमें ये आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह में यूज होती है। तो आपको शुरुआत में लोड नहीं लेना कि मुझे तो यहाँ पे इतना समझ में, आइसोमेरिज्म डेप्थ तक काफी चले जाते हैं ना कई टीचर्स काफी डेप्थ तक, लेकिन वो एडवांस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, नॉट मेंस इतना मेंस पर्सपेक्टिव से। आगे मैं बात करता हूं, हाइड्रोकार्बन हुआ एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ये काफी इजियर पोर्शन रहता है बच्चों। जैसे हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, जिसमें आप मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक एडिशंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो गई, कि रिंग एक्सपेंशन हो गया, कार्बोकेटाइन का हाइड्रेट शिफ्ट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उनको ध्यान से समझो, वहां पे पक्का हाइड्रोकार्बन से एक सवाल तो पक्का बनता ही है। और उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हो गए, जैसे कि आप पढ़ोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव वाली रिएक्शंस, जैसे कि कोई भी है ना, तो इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है, फिर डलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो गई, एसाइलेशन हो गई, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, जितनी भी रिएक्शंस हो गई ना, यहां से डेफिनेटली, और ये वाला पोर्शन काफी इजियर रहता है। ओके, फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्कोहल ईथर, जहां पे E1 E2 SN1 SN2 वाली रिएक्शंस आती है, तो एक दो ये इजियर पोर्शन रहता है ना। जो एल्काइल हैलाइड एनसीईआरटी में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम से होता है। ओके, यस। अब बात करते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और अमीन्स वाला पोर्शन हमारा हो गया। अमीन्स रिलेटिवली आसान होता है, और इस वाले सेक्शंस में बच्चों अराउंड 2 सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रिलेटिवली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग से साइडवे रिएक्शंस भी आपको हर कोचिंग में पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि जो आपके एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है और प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से जो रिएक्शंस आ रही है वो उन पे ज्यादा मेजर फोकस करना। तो ओके, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डेफिनेटली एक सवाल बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं कहां पे आपको पढ़ने को मिलता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप क्लास 11th में भी आप पढ़ते हो लास्ट में, और कुछ पोर्शन क्लास 12th की रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीओसी इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीओसी में बता देता हूं
जैसे कि एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो वहां पे एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, एक होता है क्वालिटेटिव या इंडिविजुअल आइंस के टेस्ट का भी होता है ना। तो क्वांटिटेटिव में आपके आ जाता है डुमाज हो गया, जेल्डाल हो गया, कैरियस मेथड हो गया, जो फिजिकल केमिस्ट्री में भी वो यूटिलाइज होता है। तो पक्का वहां से कभी फिजिकल में सवाल बनता है, कभी ऑर्गेनिक में। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, जैसे एल्कोहल के टेस्ट आ गए, ओके, और कोई भी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना टॉलेंस टेस्ट आ गए, सारे टेस्ट जो कवर होते हैं वो, और ऑलरेडी पीओ से आपके है ना, आपके स्कूल की जो लैब मैनुअल होती है उसमें भी ऑलरेडी कवर होती है, वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने रेट से मार्क किया ना बच्चों, ये क्या होता है, रिलेटिवली आसान होता है और यहाँ पे फुल स्कोरिंग होता है। फिर बात करते हैं कि लास्ट वाले थ्योरेटिकल टॉपिक्स, ओके, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करता हूं, देखो अब लेटेस्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, इस साल की मैं बात करता हूं, तो उसमें पहले तो क्या होता था, इन तीनों टॉपिक से एक एक सवाल थोड़े टाइम पहले बनता था। तो तीनों टॉपिक है ना एक एक सवाल बनता है, लेकिन आजकल क्या होने लग गया कि भाई है ना, क्योंकि अगर इनका वेटेज, इस वाले पोर्शन का अगर हम वेटेज बढ़ाते हैं बच्चों, तो ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म का वेटेज डिक्रीज हो जाता है, ओके। तो इसीलिए क्या होता है आजकल की भाई बायोमोल के जो थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जो आपको एंड ऑफ द अपनी प्रिपरेशन में ही पढ़ना होता है, दिस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की हमें जरूरत पड़ती है। पॉलीमर तो छोटा सा टॉपिक हो गया, ओके, लेकिन ये क्या करें, थोड़ी मेमोरी आपको थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ेगा, रिलेटिवली ज्यादा आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है चीजों को, तो इसलिए ये वाले पोर्शन पे। तो अगर ऑर्गेनिक को पूरा आप समझोगे बच्चों, अगर ऑर्गेनिक को अगर, तो पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वाली जो पोर्शन आ गया अराउंड ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं, ये कितना हो गया, कितना पोर्शन हो गया बच्चों, अराउंड 60% जो आपके जो सवाल बनते हैं ना ऑर्गेनिक में, 60% वो आपके पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म से बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म्स को अच्छे से समझना है साथ के साथ, और अच्छे खासी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो रिएक्शंस में या रिएजेंट में आपको स्ट्रिक्टली जो आपके सिलेबस में उन्हीं पे स्टक रहना है, उन्हीं की मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो मतलब मैक्सिमम टाइम आपको कहां देना है ऑर्गेनिक में, जैसे कि स्कोरिंग अगर आपको करना है, तो मेजर पोर्शन जो आ रहा है ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से आपके आ रहा है, ये वाले पोर्शन को आप एंड में आराम से पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल रहता है तो अच्छी बात, ठीक है। लेकिन मेजर टाइम्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ओके। अगर मैं बात करूं कि कौन सा हम अब रेफरेंस मटेरियल ऑर्गेनिक के लिए हम कर सकते हैं, क्या एनसीईआरटी, सर आपने तो इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी के लिए बोल दिया, क्या ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप चलोगे ना, एनसीईआरटी तो क्या होता है बच्चों की, दिस गुड फॉर रिवीजन, है ना, रिवीजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि शुरुआत में क्या आगे के टॉपिक्स की रिएक्शन पहले ही लिखी हुई है, तो उससे क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, और ऑर्गेनिक को उतने अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। जब आप ऑर्गेनिक पूरा पढ़ लो, तब रिवाइज के तौर पे आप एनसीईआरटी तो बेस्ट सोर्स है ना, और जो हाईलाइटेड रिएक्शंस होती है उनकी पीवाईक्यूज आराम से करो, अच्छे से पीवाईक्यूज करो, बहुत सारे पीवाईक्यूज है, अलग अलग तरह के सारे वेरिएशन सवाल तो उनमें आ चुके हैं, और ऑर्गेनिक में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही है। आपका स्टडी मटेरियल्स हो गया कोचिंग का, या कोई रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो, जिसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स भी उसमें, लेकिन वही सवाल प्रैक्टिस करना बच्चों, जो रिएजेंट और रिएक्शंस आपके टीचर्स ने पढ़ाया है क्लास में, और रिलेटिवली जो पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से ज्यादा आ रही है, क्योंकि बुक्स में कई सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस आउट ऑफ सिलेबस भी होती है, रिएजेंट भी आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स में या सिलेबस में अभी वो नहीं आ रहे, तो उस चीज का जरूर से ध्यान रखना। रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उसी को बेस्ट तरीका होता है ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का, ओके। और रीजन का आपको रिवीजन रेगुलर टाइम पे करते रहना है, यस। तो ये बेस्ट तरीका होता है ऑर्गेनिक के लिए। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर दो बात तो हम कर चुके बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं ट्रेंड्स की अगर बात करता हूं बच्चों, तो फिजिकल में क्या होता है कि ज्यादातर सवाल जो फिजिकल के बने हैं वो एंड में बने हैं, है ना, मतलब इंटीजर टाइप में मेजोरिटी आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर सवाल, ओके। तो उसमें आपके पास चॉइसेस होती है कि भाई, चॉइसेस ये होती है कि भाई कुछ 10 में से 5 सवाल आप सिलेक्ट कर सकते हो, और मेजर पोर्शन फिजिकल का उधर ही देखने को मिलता है। तो वहां पे तो फिजिकल को अब देखते हैं, एक बार देखते हुए चैप्टर का वेटेज कैसे रहता है। जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, रिडॉक्स हो गया, और गैसियस हो गया बच्चों ना, ये सारे क्या होते हैं मेजर, इनमें स्टोइकोमेट्रिक टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, ओके। और रिडॉक्स के अंदर लो केमिकल इक्विवेलेंस से सवाल बनते हैं, गैसियस स्टेट वही हो गया, रियल गैस, अगर आइडियल वाले पूरे पोर्शन की बात करें, तो ये पूरे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड से सवाल, इनके मिक्स तरह के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपको करना ही है अच्छी, क्योंकि दैट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। उसके अलावा सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या होता है, काफी इजियर पोर्शंस रहते हैं, और ये आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं, शुरुआत के 3 वाले। सॉलिड से क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर लेटेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, 12 पेपर हुए थे, उनमें से 7-8 पेपर में ही सॉलिड स्टेट देखने को मिला था, मतलब किसी दिन सॉलिड स्टेट नहीं आया था, छोटा वाला टॉपिक होता है, तो इसमें 2 से 3 सवाल पक्का यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कभी कभार होता है मोल और रिडॉक्स का मिक्स तरह के सवाल भी आ जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं कि मैंने मोल पढ़ लिया और मैं रिडॉक्स छोड़ दूंगा, या मैं गैसियस छोड़ दूंगा। अब रिलेटिवली किसी भी दिन में मिक्स तरह के सवाल यहाँ पे बनते ही हैं, तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना।
और अब ये वाला जो पोर्शन मैंने हाईलाइटेड किया, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक 12th वाला पोर्शन, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, सरफेस, यहां से डेफिनेटली सवाल आता ही, मस्ट सवाल, मतलब कि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जिस दिन यहां से सवाल देखने को नहीं मिला। ओके, तो ये चीज सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है कि 12 में से एक दो दिन नहीं देखने को मिला होगा पेपर्स में, बाकी हर दिन सरफेस केमिस्ट्री का भी सवाल देखने को मिला था। तो ये वाले पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से मैक्सिमम टाइम यहाँ पे इनको अच्छे से करना है, क्योंकि मस्ट है, ये सवाल आते ही है, इन टॉपिक से आना ही पक्का। बाकी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ बच्चों। तो यहां से एक से दो देखो, जेईई मेंस की अगर मैं रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं, तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जिस दिन केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल था उस दिन आयनिक में से नहीं था, और जिस दिन आयनिक में से सवाल था उस दिन केमिकल में से। तो वहां पे डरना नहीं है आपको कि यार इक्विलिब्रियम तो काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, डर जाते हैं, छोड़ना नहीं है यार, और इजी लेवल पे ही सवाल यहाँ पे बनते हैं। ओके, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर लाना मतलब 20 एक सवाल आपको करना है, तो कम से कम 23 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही है विद अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो इक्विलिब्रियम छोड़ना नहीं है ना। एडवांस में आयनिक के कांसेप्ट काफी अलग अलग तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन मेंस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस और स्टोइकियोमेट्री टाइप के सवाल इक्विलिब्रियम से देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की, बात करते हैं बच्चों ना। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है कि यार ये काफी बड़ा पोर्शन होता है। मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो सवाल बनते हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, गिब्स एनर्जी वाली इक्वेशन हो गई, और थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन से सवाल ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स के सवाल कभी कभार एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन आती है, इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन आती है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस आता है, तो वहां पे एक चीजें कवर हो जाती है। तो आपको डरना नहीं है यहां से। तो ज्यादा टाइम कहां पे दोगे, 12th वाले पोर्शन पे, वहां पे सवाल आते ही हैं, और ये वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान आपको देना ही है। तो इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते ना, थर्मोडायनेमिक्स को भी आप छोड़ना नहीं है। कभी कभार इधर से इक्विलिब्रियम के साथ एप्लीकेशन आ जाती है, तो फिर आपको वो डर बैठ जाता है, मैंने तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं था। बेसिक इतना आना ही चाहिए आपको ना। तो रिलेटिवली इस तरह से आपका ब्रेकेज होता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोलता हूं बच्चों, ओके, कि फिजिकल केमिस्ट्री इज टोटली द गेम ऑफ प्रैक्टिस, कि कौन सा रेफरेंस मटेरियल हम फॉलो करें सर। ओके, तो जो भी आपको डीपीपीज वगैरह रेगुलरली जो आपके जिस इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ रहे हो वो तो आप फॉलो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी है, सारे सवाल। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, रेफरेंस बुक में भी जा सकते हो, तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक्स आपका वीक है, उस चैप्टर्स में उसकी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन उससे पहले पीवाईक्यूज वगैरह की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सब कुछ आप कर चुके होते हो फिजिकल में, आपकी हैबिट होती है कि हम कैलकुलेशन को एंड तक कंप्लीट नहीं करते। हमेशा इस चीज में बोलता हूं बच्चों कि क्लास में कभी कभार आपका टीचर कोई कैलकुलेशन को छोड़ देता है, तो उसको आपको कंप्लीट करना होता है, तो वो हैबिट आप बनानी ही है, और नो नीड टू यूज कैलकुलेटर अदरवाइज। ओके, तो ये मेजर तरीका होता है। तो एक रफली अगर मैं आइडिया बताऊं यहां से, अगर आइडिया की बात करता हूं, तो इनऑर्गेनिक में बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे कंसेप्चुअल 50% सवाल तो कंसेप्चुअल वाले पोर्शन से बन जाते हैं। ओके, तो आराम से बिल्कुल स्ट्रिक्टली यही प्लान्स आपको फॉलो करते रहना बच्चों, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना है। और जब भी एक टॉपर बच्चा जब तैयारी करता है ना, तो वो क्या होता है, उसके पूरे एक रियलिस्टिक प्लान उसके दिमाग में होता है। तो आप डेफिनेटली स्ट्रेटेजी ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, या जो भी तैयारी आप कर रहे हो बच्चों, जो भी अपकमिंग चैप्टर्स आपको पता आइडिया लग गया होगा कि कहां पे आपको मेजर टाइम किस टॉपिक पे देना है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स में कहीं पे आपको काफी ज्यादा चीजें पढ़ा दी गई है, और उसमें पैनिक नहीं होना, आपको पता है कि भाई आगे कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं जिनका वेटेज रिलेटिवली ज्यादा है, तो ये आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए, और अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, और पूरे जोश के साथ तैयारी करते रहनी है। क्योंकि ये सारे बच्चे थे इन्होंने रिलेवेंट कंटेंट जो अनअकैडमी पे यहाँ पे जो बच्चों ने इस साल जबरदस्त रिजल्ट्स मेंस और एडवांस में फोड़ा है, तो क्योंकि उन्होंने एक रियलिस्टिक प्लान फॉलो किया है। उससे क्या होता है कि आप जब फॉलो करते हो रियलिस्टिक प्लान, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है, इतना आप डिप्रेशन में नहीं आते, टेंशन थोड़ी कम रहती है ना, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहा करो। और अगर आपको ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना, उड़ान प्रो 2.0 बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है सारी बच्चों, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इंडिविजुअल बैच भी आप ले सकते हो, इसका प्राइसेस रिलेटिवली कम होता है, पूरी टीम मिलकर आपको पढ़ाती है। और इसमें प्लस वाला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं डिफरेंट अर्ली प्रिपरेशन आपको करनी 11 12th के लिए, दैट इज यलगार है। 12th के लिए योद्धा बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं बच्चों ये, और रिलेटिव है ना, इंडिविजुअल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लस में भी ले जा सकते हैं आप, ठीक है। तो लेकिन डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए गए हैं, और सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव होती है, पूरी टीम मिलकर आपको पढ़ाती है। अनलॉक 20% अभी ऑफ चल रहा है बच्चों यहाँ पे, और जबरदस्त ये ऑफर पीरियड बाय यूजिंग कोड उड़ान आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। यस, और ठीक है। और अगर मैं बात करूं
डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 24 प्रिपरेशन के लिए 25 के लिए तो काफी अफोर्डेबल होता है प्लस वगैरह सब्सक्रिप्शन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ऑलरेडी यहाँ पे ना बेचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं ऑफलाइन सेंटर्स में तो आप वहां पे भी आप बाय यूजिंग कोड उड़ान वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों ना तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स